Hello student, how are you? Welcome to my channel सुषमा फिजिक्स फेयर। यहाँ पर हम डिफरेंट फिजिक्स के जो मेथड्स हैं उसको अपने ढंग से करते हैं, द न्यू वे टू फाइंड द फिजिक्स। अब इसमें जो हम कर रहे हैं 11th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं और 11th क्लास के सिलेबस में हम मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं। और पिछली बार हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक किया था, दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लाइक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल हाफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हमने उसका एक रिजल्ट यूज किया था कि हाउ वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर विच आर इंक्लाइन एनी एंगल, लाइक थीटा अगर उनका एंगल है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया था दैट इज आर, यानी रिजल्ट आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा अंडर द रूट। ये बच्चे मैं किस लिए वर्बली बता रही हूँ, आप ये सोचो ये चीज तो हम लिख भी सकते हैं, बट हम इसलिए वर्बली बता रहे हैं क्योंकि ये चीज आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। और हम अभी मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट भी दी है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को लेके। इसके बाद हम छोटे छोटे वेक्टर्स के कुछ टर्म्स हैं जो हम करेंगे। आज हम बात करेंगे जैसे है कि इक्विलिब्रियंट वेक्टर क्या होता है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, मीन्स छोटी छोटी टर्म्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल वे से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आज हम करेंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है और वेक्टर को किस तरह से आप ऐड कर सकते हो, सिंपल वे से अगर बोला जाए किस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हो, कौन कौन से लॉज हैं जो उसको ऐड करवाएंगे। ठीक है, आज जो डिफरेंट टर्म है सबसे छोटे पहले है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ये चीज मैं आपको बच्चे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे चुकी हूँ। जब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात की थी तब मैंने कहा था कि बच्चे इसके एरो जो है ना, उस एरो हेड को आप एकदम सही से लगाइएगा, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही लगाइएगा। अगर आपने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी दैट मीन्स योर रिजल्टेंट इज जीरो। याद आया कुछ? नहीं है तो कोई नहीं, आज हम दोबारा से करेंगे। तो वहां पर हम जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें, जीरो रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। अब ऐसा वेक्टर जो जीरो रिजल्ट दे, ठीक है, जीरो रिजल्ट कैसे देगा, रिजल्टेंट। अच्छा चलिए इसको जीरो को मान लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट which is produced by the two or more vectors, यानी दो वेक्टर मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वही एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर दे, वही हमारा क्या था? दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। ये था बच्चे जब हम इसकी डेफिनेशन बोले, बट अगर हम ज्योमेट्रिकल वे से देखें तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हमारे पास वेक्टर ए था और अगर हम इसको दूसरा वेक्टर बी है, ये हमने किया था कि अगर इसको ओ, ये ए पी मान लेते क्योंकि ए और बी, ये ओ से लेके पी तक हमें किसने पहुंचाया? वेक्टर ए ने पहुंचाया। और पी से लेके क्यू तक मान लीजिए ये हमें वेक्टर बी ने पहुंचाया। तो दो वेक्टर से मिलकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाया ना, यानी कह सकते हो ओ से लेके क्यू तक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? इन दोनों ने मिलकर हमें ओ से लेके क्यू तक पहुंचाया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा? वो सीधा हमें यहाँ पहुंचा देगा। इसीलिए मैंने ये एरो यहाँ ऐसे कुछ लिखी थी और ये हमारे पास रिजल्टेंट था। और रिजल्टेंट हमने जो लिखा था दैट इज ए प्लस बी। ये किसी कंडीशन में लिखा था बच्चे, जब अगर स्पेशल केस कुछ याद है तो हमने वहां पे क्या ए प्लस बी किस केस में आएगा? आर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे अब रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अब बात आ रही है जीरो की। जीरो कब होगा? अगर इस एरो हेड को मैं इस तरह से करूँ, यानी अब आपका जो वेक्टर है ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, अब वापिस ये चला गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हमारा वेक्टर क्या होगा? जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। यानी हमारे रिजल्टेंट की इस केस में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? r इज इक्वल टू जीरो। दैट वेक्टर इज कॉल्ड जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा वेक्टर जो हमें जीरो रिजल्ट दे, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में जीरो होता है तब ऐसे जीरो रिजल्ट दे। क्लियर? हम इसके बाद अब तक हम दो वेक्टर्स की बात करते आए हैं। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर थ्री वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पहले फॉर एग्जाम्पल टू वेक्टर्स की, चलो पहले 2 से 3 पर थी, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं इसको 10 न्यूटन से यहाँ खींच रही हूँ, 10 न्यूटन से यहाँ खींच रही हूँ, क्या होगा? क्या इसका कोई मोशन होगा? नहीं, क्योंकि इक्वल फोर्स से दोनों साइड इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, या मान लीजिए कि ये हमारे पास वेक्टर में 10 न्यूटन से इसी साइड और 10 न्यूटन फिर ऐड कर दोगे। अगर एक क्या करते हैं हम कि इस साइड भी मैं ये करूं कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन फिर ऐड कर देंगे। बट एक पोजीशन में है कि हमारा वेक्टर कब इक्विलिब्रियम में, अब टर्म इक्विलिब्रियम, इक्वल
इक्विलिब्रियम यानी पोजीशन। कब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर होगा? जब उसके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस है ना, वो फोर्सेस इक्वल। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम, वो ऑब्जेक्ट इसमें है इक्विलिब्रियम में। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर लगने वाले नंबर ऑफ फोर्सेस आर इक्वल इन इक्वल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में इक्वल हो, तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? जो है उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो यहां से देखिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ पर एक वेक्टर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक वेक्टर लग रहा है इस साइड, यानी इसको मैं वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक ये इस साइड, इसको हम फोर्सेस भी कह सकते हैं। लाइक अगर ओ पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको ए वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा बी वेक्टर से, तीसरा सी वेक्टर से, वो आपस में इस पॉइंट को क्या है? इक्विलिब्रियम, यानी अब ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी ये मोशन नहीं करेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में हिल जाएगा अगर ये इक्वल है तो। अब इसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, यानी ए के सामने वाली जो दो साइड्स हैं उनके, यानी दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल लग रहा है अल्फा। बी के सामने वाले जो दो साइड है, कौन सा? वेक्टर ए और वेक्टर सी है, इस पर जो लग रहा है बेटा उसको हम मान लेते हैं बीटा, बी के आगे बीटा, और सी के आगे जो हमारा लग रहा है उसको हम लगाते हैं गामा। देखिए बेटा, इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर के बाद कौन से दो वेक्टर्स बचे? बी एंड सी, या कह सकते हो ये हमारे पास फोर्स ए है, इसके सामने दो फोर्सेस लग रहे हैं बी एंड सी, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है उसको हमने अल्फा से डिनोट किया है। उसी तरह से बी वेक्टर के सामने जो हमारे दो फोर्सेस हो गए ए एंड सी, उनके बीच में एंगल लग रहा है बीटा, और अगर ये सी वेक्टर है तो उनके सामने लग रहा है गामा। अब व्हाट वी वांट, तो यहाँ पर हम एक नई टर्म यूज करेंगे, दैट इज लैमीज थ्योरम। लैमी थ्योरम हमें सिर्फ इतना बताती है कि अगर एक पॉइंट पे, तो मैं एक बार लिख देती हूँ उसको कि हमारे पास लैमीज थ्योरम क्या है। लैमीज थ्योरम हमें सिर्फ ये बताती है कि अगर एक भी पॉइंट के ऊपर थ्री वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, दोबारा से रिपीट, अगर एक पॉइंट के ऊपर तीन वेक्टर या तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, देन द फोर्स, जो आपका फोर्स ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स जो है वो फोर्स किसके बराबर होगा? यानी उसके सामने जो दो फोर्सेस हैं उसके बीच के एंगल के साइन एंगल के बराबर। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ अल्फा, बी की वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ बीटा, और सी की वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ गामा। ये जो थ्योरम है ना बच्चे, ये है लैमीज थ्योरम। इसके सिर्फ आपको ना स्टेटमेंट ही आपको ये समझनी है। इसमें कई बार न्यूमेरिकल वे से आ जाता है कि एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे फोर्स एक्ट करने पर तो वो जो फोर्स है, कोई भी एक फोर्स है, वो किसके बराबर होगा? उसके सामने जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में जो एंगल है उसके साइन एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए ए है, ए के सामने अल्फा एंगल बन रहा है तो मैंने इसको साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया। बी है, उसके नीचे क्या है? साइन बीटा, सामने बीटा है तो साइन बीटा, और इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। तो ये है आपका लैमीज थ्योरम। अब ये कहेंगे ये हमारे कहाँ काम आता है? अगर आपने पेंडुलम वाला कुछ क्वेश्चंस किए हैं बच्चे, तो पेंडुलम वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो 90 डिग्री के एंगल पे है, उसका रिजल्टेंट बताइए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने उसको बोर्ड को थोड़ा स्लाइड कर दिया, लाइक जैसे ये हमारे पास है कि अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो ये यहाँ हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ऐसा आपको करवाया भी है कि अगर ये बोब है तो यहाँ पर क्या है? W इज इक्वल टू mg, डाउनवर्ड है, हमेशा एक फोर्स तो हमेशा क्या लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक फोर्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट सेंटर इसकी साइड लगाएगा, तो ये फोर्स मान लीजिए हमारे पास फोर्स इस तरह, क्योंकि वो बोब ऑसिलेटिंग होता है, ये फोर्स हो गया, तो इसको मान लीजिए OC, ये पोजीशन मान लीजिए A। अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी, हाँ दूसरी चीज, एक हमारे पास अगर ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन भी तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैमीज थ्योरम की हेल्प से ये या कह सकते हैं कि कौन सा फोर्स किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मोशन हमारा कुछ इस तरह से लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या क्या फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो किस एंगल पे लग रहा है? देखिए बच्चे, यहाँ पर ये AC
एफ को बैलेंस कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर रखूं एफ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एसी। एमजी को बैलेंस कौन कर रहा है, एमजी को बैलेंस कर रहा है ओसी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एमजी को बैलेंस करने वाला है ओसी। आई गेटिंग माय पॉइंट? मैं उस साइड को लिख रही हूँ जो इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा टेंशन। टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है बच्चे, टेंशन को बैलेंस करने का ओ ए, टी डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है। तो T डिवाइडेड बाय ओ ए, तो ये हम बच्चे हमारे पास एक सिंपल तरीका हो गया जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कौन सी साइड कौन से फोर्स को बैलेंस आउट कर रही है। और इस फॉर्मूला से कई बार न्यूमेरिकल दे देते हैं बच्चे, ऐसे फोर्स बताइए, तो अगर आपके पास जब मास की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू दैट इज AC बाय OC into mg. So you can easily find out the term which is not known in that case in that numerical. तो बच्चे यहाँ पर हमने सिर्फ क्या है, फिर भी एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देते, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है, ग्रैब नहीं कर पाते। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमने क्या है, एक सिंपल बोप है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये मैंने उसके परपेंडिकुलर में एक पॉइंट सी हमने कर दिया। अब इसके बाद ये ऑसिलेशन कैसे है, डब्ल्यू इक्वल, अब इस पर लगने वाले फोर्स क्या है, इसको बोलते हैं FBD डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हम जब नेक्स्ट यूनिट करेंगे ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और FBD डायग्राम करने के बाद आप बिलीव नहीं, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है अगर आपको FBD डायग्राम सही से बनाना। तो बच्चे इसमें देखिए, ये अगर हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो इस बोब पे लगने वाले फोर्सेस क्या है, तो W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास फोर्स जो है एक उस ऑसिलेशन में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तीसरा हमारे पास टेंशन लग रहा है। अब इन तीनों फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है, ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चे, हमारे जो फोर्स F है उसको बैलेंस कर रहा है AC वाला फैक्टर, यानी A से लेकर C के ऊपर लग रहा है जो, ठीक है। और हमारे पास F डिवाइडेड बाय AC कर दिया। दूसरी चीज है W इज इक्वल टू mg। mg को कौन सा साइड बैलेंस कर रहा है, अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो ये हमारे पास एंगल के ये हमारे पास OC उसको बैलेंस कर रहा है। तीसरा हमारे पास क्या है, टेंशन। टेंशन को कौन सी साइड कर रही है, कि टेंशन अपर डायरेक्शन में, उसको बैलेंस करने के लिए उसी के डायरेक्शन में, ये भी ओके। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसकी हेल्प से हम किस न्यूमेरिकल में अगर हमें दिया गया हो तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको जीरो रिजल्टेंट वेक्टर बताया और लैमस थ्योरम बताई है। अब इसके बाद हम करेंगे इक्विलिब्रियंट वेक्टर। इक्विलिब्रियंट वेक्टर क्या है बेटा, एक ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा दो वेक्टर्स हैं उनको बैलेंस कर दे। लाइक अगर देखिए यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियंट वेक्टर की बात करती हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। अब ये अकेला वेक्टर इसको क्या कर रहा है, इसको बैलेंस आउट कर रहा है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हो गया विच बैलेंसेस टू और मोर वेक्टर, ठीक है, जो दो से ज्यादा वेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसको बैलेंस आउट कर दे। दैट वेक्टर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेक्टर। और इसको आप समहाउ ये भी कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है। तो ये हमारे पास हो गया इक्विलिब्रियम वेक्टर। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है बच्चे, इक्विलिब्रियम वेक्टर यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करें सिंपल भाषा में। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में सबसे बढ़िया बात यह है जो लिखा जाता है ना वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ठीक है। अगर आप इसको फील करो तो बॉटल लेके करोगे तो वो कुछ नहीं होना, और मगिंग करोगे तो भी कुछ नहीं होना, ठीक है। जब भी चीजें आप डीप करने की कोशिश करते हैं ना तो वो अपने आप ही आ जाता है। जितना ज्यादा डीप आप करेंगे ना उतना बेटर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, हमने एक वेक्टर की बात की थी, अगर टाइप ऑफ वेक्टर में याद आता तो हमने कहा था जीरो वेक्टर। हैव यू रिमेम्बर? नहीं है तो जीरो वेक्टर। वेक्टर क्या था, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो हमें क्या प्रोड्यूस करवाए, जो मैग्नीट्यूड भी दे जो डायरेक्शन भी दे, राइट। अब जीरो वेक्टर कब कहलाएगा कि अगर कोई भी वेक्टर, आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड, अगर कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो यानी उसके पास मैग्नीट्यूड जीरो और उसकी कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया था वो था हमारे पास जीरो वेक्टर। तो नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा बहुत और ऐड करेंगे कि जीरो वेक्टर क्या है। बच्चे जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू जीरो एंड डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज आर्बिट्रेरी। मैं आर्बिट्रेरी को ARB से, ठीक। इसको रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जीरो के ऊपर अगर वेक्टर लगा दोगे दैट वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। अब तो ये सोचेंगे जीरो की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है,
क्यों पढ़ रहे हैं इसको, उसको तो कोई मतलब ही नहीं बना। बेटा जीरो की वैल्यू तो ना हो, बट ये जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अच्छे अच्छे को जीरो कर देता है। हाँ, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जब जीरो वेक्टर किसी भी वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी वेक्टर ए है, अगर आप इसको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको जीरो वेक्टर ही देगा, यानी सारा सिस्टम क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अगर आप किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या करेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वेक्टर इटसेल्फ आ जाएगा। अगर आप किसी भी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं डालना, तो भी ये वेक्टर इटसेल्फ आएगा। तो जीरो वेक्टर क्या है कि हमें सिर्फ ये बताता है कि आपके पास जो वेक्टर है जिसकी कोई अपने पास कोई मैग्नीट्यूड ना हो बट एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, तो वो वेक्टर आपका जीरो वेक्टर का आएगा। बट ये वेक्टर अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप ही जीरो वेक्टर। हाँ बच्चे, इस जीरो वेक्टर का एक नाम भी है, दैट इज नल वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो सकता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ये तो कंफ्यूज मत होना, नल यानी जीरो, वो भी जीरो ही होता है। अब इसके बाद जीरो वेक्टर को क्या कहेगा कि हम मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है और उसी का मैग्नीट्यूड मैं माइनस कर दूं, इसका फिजिकल। देखिए बच्चे, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करें ना, ए माइनस ए यानी ए के अंदर से ए माइनस कर दिया, तो ये आपके लिए उस लेवल तक ठीक है। बट जब हम वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तब वहां पर ये चीज आप ये समझिएगा कि वेक्टर है, उसके अंदर आपने क्या ऐड किया, यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, वेक्टर है उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, वही वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे फिजिकल, वेक्टर है इसी डायरेक्शन में मैंने वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर था इसी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, जीरो ही तो करेगा। 5 न्यूटन इस साइड गया, 5 न्यूटन रख गया, रिजल्टेंट क्या रहा, जीरो तो रहा, राइट। तो जीरो वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें सिर्फ ये बताता है कि दो क्वांटिटी क्या है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी जब ऐड की जाती है तो वो तो हमारे पास जीरो वेक्टर ऐड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हमें क्या करेगी, वो हमें जीरो वेक्टर देगी। क्लियर। तो जीरो वेक्टर जो है, अब आप सोचेंगे मैम को एग्जांपल तो बताते नहीं, ये हवा में बात हो रही है, हवा में बात नहीं हो रही बच्चे। जब भी अब जीरो वेक्टर के एग्जांपल सुनिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर, अगर आपका कोई भी पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, तो उसके पास वेलोसिटी होगी। क्लियर। अगर कोई भी स्टेशनरी, ये चीज देखना, ध्यान से सुनना, कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है। क्लियर। अगर कोई आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी विच मीन एट रेस्ट, तो उसके पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर होगा भाई, तो आप कहेंगे तो वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो। दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विच इज इन स्टेशनरी मोशन, स्टेशनरी पोजिशन, देयर वेलोसिटी वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर, यानी उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, जीरो वेक्टर। एक और एग्जांपल देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिकैपिटुलेट करा देते, बेटा कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं है आगे, अगर आपको याद नहीं है तो। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किया था ना हमने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब उसने जर्नी की शुरुआत की थी तो भी उसकी यू थी, जब उसने खत्म की है तब भी यू थी, तो यू माइनस यू, यानी वी भी यू होगी, यू माइनस यू डिवाइडेड बाय टी दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी यूनिफॉर्म आपके पास जो वेलोसिटी होगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये पढ़ा था ना, नहीं है तो याद कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है कि आप सारी चीजें रिकैप्चुलेट कर पाए। थोड़ा थोड़ा जितना भी पढ़े ना बेटा उसको सॉलिड तरीके से पढ़िए, कोई ऐसे हमें रश करने की जरूरत नहीं है कि हमें इतना करना है इतना करना है। जो आपको यहाँ पढ़ाया जाए सिर्फ उतना भी पढ़ लेंगे तो बेटा मोर देन सफिशिएंट है। बट शर्त ये है कि आप उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कि पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप फोन उठा के बैठ गए या फिर वीडियो देखना शुरू कर दे। जब आपका एकदम पूरा मन से ऐसा लगे कि हमें कुछ पढ़ना है तभी आप देखना शुरू कीजिए। हाँ, हम बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या कह सकते हो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। यानी एक्सेलरेशन का वो वेक्टर वो जीरो होगा जब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी।
क्लियर। तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे एग्जाम्पल्स है बेटा जो हमें जीरो वेक्टर के बारे में उसकी यूटिलिटी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब हम जीरो वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ एक हम कंडीशन जो है वेक्टर्स के बारे में और भी कर देते हैं। एक तो बच्चा वेक्टर्स जो है, इसमें कई बार इसके कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हो वेक्टर्स की, जो सेम वेक्टर है ना वो सेम वेक्टर में ऐड होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फोर्स है, वेक्टर की बात करें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, आप फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकते हो, आप ये नहीं कहते फोर्स के अंदर आप वेलोसिटी ऐड कर दो। तो इसका फिजिकली मतलब क्या है, वेक्टर कैन बी एडेड विद द सेम क्वांटिटी, यानी अगर आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में ऐड करोगे, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करोगे, फोर्स है तो फोर्स में करोगे। बच्चे जहां तक मैंने देखो तीनों एग्जांपल दिए, तीनों वेक्टर्स के दिए, तो यहाँ पर आप सेम क्वांटिटी के अंदर सेम क्वांटिटी को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो वेक्टर कैन बी एडेड विद द सेम नेचर। आई गेटिंग माय पॉइंट, यानी जिसका नेचर सेम होगा वही वेक्टर सेम होगा। दूसरी, वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या कह सकता है बेटा, यहां पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी जो आ रहा है ना वो b प्लस ए बी होगा, कम्यूटेटिव लॉ। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, यानी वेक्टर a और b को जो ऐड करोगे वही चीज b वेक्टर और a वेक्टर को ऐड करोगे ना वो सेम आएगी, ठीक है। तो सेकेंड ये आ गया। थर्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है उसको भी ओबे करता है। ये भी आप फैमिलियर है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसकी नहीं समझ रहा, देखिए अब समझ के उनके हमारे पास a प्लस बी, ये दो वेक्टर मिलके जो इफेक्ट पड़ रहे हैं किसके साथ, सी के साथ ना, दैट इज आल्सो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये इस लॉ को भी ओबे करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये वेक्टर से कुछ जो टर्म्स हैं जो उसके बिहाफ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे, ये मैंने सिर्फ ये है बेटा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए जो कई बार थ्योरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम करेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि बोट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर शॉर्ट टाइम में किसी भी बोट को रिवर क्रॉस करनी है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करनी है, तो वहां पर ये हमारे वेक्टर का जो हमने नॉलेज पढ़ी है ना ये सारी, ये वो नॉलेज बहुत काम आती है। तो आप किस तरह से बोट रिवर वाली प्रॉब्लम में वेक्टर्स की हेल्प से अपने न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, वो हम अब देखेंगे। तो अभी आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम करते हैं हाउ वी सोल्व द बोट रिवर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। अब हम करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वेक्टर्स जो है एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और सेम नेचर का ऐड है। इसके अलावा हम रिवर बोट वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ आपके टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से कुछ ड्रॉ कर लिया, इसको हम अब डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए एक बोट है वो रिवर के अंदर है, ठीक है, आप उसे कम टाइम में एक शोर टू अदर शोर यानी एक किनारे से दूसरे किनारे लेना चाह रहे हैं, तब भी हम वेक्टर्स को की नॉलेज की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कितने टाइम में आप उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन कम से कम टाइम में ले जा सकते हैं। दूसरी आप क्या है कि अगर आपको सबसे छोटा पाथ, टाइम का नहीं, सबसे छोटा पाथ यानी शॉर्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तब भी आप वेक्टर्स का, यानी इन दोनों के केस में शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अलग होगा और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अलग हमारे पास वेक्टर का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखिए, इसमें हमने सबसे पहले लिखा है कि बोट इन अ रिवर ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी आपने देखा होगा कि रिवर की एक डायरेक्शन है, क्लियर। अब बोट उसके अंदर है, बोट किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, वो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी के ऊपर। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी किस किस की, रिजल्टेंट वेलोसिटी लिख रखिए बेटा बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी बोट की वेलोसिटी, उसको चलाने वाले जो है उसका फोर्स या उसकी वेलोसिटी और जो रिवर की वेलोसिटी, उन दोनों का रिजल्टेंट ही बोट किस डायरेक्शन में जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट पाथ के, इसलिए मैंने पहले लिखा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी जिसमें रिवर की डायरेक्शन बेटे, यहाँ पे मैंने क्लियरिटी के लिए देखिए कि हमारे जो वाटर के अंदर है सिस्टम सारा, इसलिए मैंने क्लियरिटी के लिए सिर्फ आपको वेक्टर्स दिखा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये इस डायरेक्शन में बोट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर हम ये करें कि हमारी जो दूसरी वेलोसिटी है, कौन कौन सी वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है रिवर की और एक है बोट की। तो रिवर की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v2 है, बोट की वेलोसिटी है v1, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चे, इन दोनों का रिजल्टेंट
हमेशा उनके बीच में आएगा। ये हमने अभी रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटीज देखी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये v2 और ये v1, इनका रिजल्टेंट आ गया इनके बीच में। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से डिनोट कर रखी है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये हमारी बोट के साथ वेलोसिटी जो बना रही है उसके साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, अगर ये v2 है हमारा a से लेके c तक, तो a से लेके c तक है तो वही हमारे पास b से लेके b तक, दैट इज v2 के बराबर है वेलोसिटी हमारे पास वो टर्म आ गई। ठीक है, और एक चीज आप देखिए कि v2 इस डायरेक्शन में है, v1 इस डायरेक्शन में। अगर हम इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ही करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अगर देखा जाए कि हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, ABD, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हम निकालेंगे ABD शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ना। तो इसके अंदर देखिए बेटा, हमें यहाँ पर ये साइड दे रखी है सारी, ये एंगल थीटा है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें पाथ अगर निकालना है तो ये हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा किसके बराबर आएगा, दैट इज v2 बाय v1। ये इस ABD ट्रायंगल में अगर हम आप देखेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, दैट इज v2 डिवाइडेड बाय v1। नेक्स्ट थिंग कि अगर हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, दैट इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना। आप कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं ये v2 की डायरेक्शन ये है v, बच्चे वो तो हमने इसकी सिमिलरिटी के लिए AC और BC को बराबर किया है, बट एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अब अलग है। इसके बाद देखिए बच्चे, हमारे पास वैल्यू होगी साइन थीटा इज इक्वल टू v2 बाय v1 और हमारे पास आगे v इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2। क्यों यूज कर रहे हैं, क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने हमें वेलोसिटी पड़ी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो हमारे पास जो है t की वैल्यू, अगर शॉर्टेस्ट टाइम की बात करें तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी, s बाय v। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी s डिवाइडेड बाय अंडर द रूट v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट टाइम, राइट, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम करेंगे तो हमने टाइम की वैल्यू यहाँ लिखी। दोबारा से रिपीट कर रहे बेटा, हम शॉर्टेस्ट टाइम में कर दिए तो रिजल्टेंट की हमारे पास रिजल्टेंट देखना है। वेलोसिटी रिवर की इस साइड है, बोट की इस साइड है, इनका रिजल्टेंट इस साइड होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में ये मैंने एक रिजल्टेंट के तौर पे कर दी कि AC जो है BD के बराबर होगी। यहाँ हमने साइन थीटा निकाल लिया और इसके बाद v इसको v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें x की वैल्यू निकालना, x अगर हमें, हाँ दूसरी चीज ये हमारी टोटल डिस्टेंस क्या है, वो s के बराबर है। इसमें अब हमें शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम की बात करनी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे लिए उसमें होगा शॉर्टेस्ट, उसकी बात करें टाइम पाथ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, यहाँ पर हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। डायरेक्शन बात करनी है तो एक इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने के लिए टाइम इतना है। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में करना है तो बच्चे हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम रिजल्टेंट की, यानी हम डिस्टेंस की बात ना करें, हम रिजल्टेंट की बात करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये AC फिर से मैंने इसी को, अगर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप ऊपर वाला करेंगे और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए नीचे वाला, ये वेलोसिटी होगी हमारी v2। ठीक है, अब ये डिस्टेंस यानी उसको स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये v1 हमारे पास हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, उसके सेंटर में। ठीक है, दो आपके पास वेक्टर इस साइड है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, सबसे छोटा पार्ट तो यही है ना, और तो सारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे आपने पढ़ा था, सबसे छोटा पार्ट तो हमारे पास यही होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर देखिए बेटा वेलोसिटी की, यहाँ पर हमने वेलोसिटी के लिए किया था, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो यहाँ हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम A से लेके B तक का है v1 वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास जो है v2 है, और इसके बाद अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लिया जाए, वो रिजल्टेंट हमारा v इन दोनों में, और एंगल कितना बना है, सेम एज दैट द प्रीवियस वन, दैट इज थीटा। अब इसके बाद देखिए बच्चा, यहाँ पर हमने इसके परपेंडिकुलर ये C पॉइंट हो गया। अब हमारे पास हमें डायरेक्शन देखनी है तो हम क्या करते हैं, हमेशा डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा निकाल लें। तो यहाँ फिर से ट्रायंगल हमारा ABD देखें, यहाँ पर भी हमारा ABD ही ट्रायंगल है। तो इसके अंदर हम यहाँ निकालेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू v2 बाय v1। क्लियर, यानी इस ट्रायंगल में से बात करें तो v2 बाय v1 हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये x2, बच्चे ये मैंने परपेंडिकुलर इसलिए
कईयों के दिमाग में आएगा कि ए बी डी ट्रायंगल में V2 है कहाँ, जो लिख रहे हैं V2 इसलिए लिख रहे हैं बच्चे क्योंकि ये जैसे साइड AC है तो BD के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या, तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ABD, फिर से ABD हमारे पास। तो बच्चे देखिए AC और BD दोनों बराबर है, तो यानी वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट लेंगे तो टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू V2 बाय V1 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद फिर से रिजल्टेंट वेलोसिटी बात करें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बच्चे यहाँ पर हमारी जस्ट सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास होगी V1 स्क्वायर प्लस में V2 स्क्वायर, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट टाइम में करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में तो वेलोसिटी ऐड करने से ही काम चलेगा, माइनस करने से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास, और वैसे भी ये पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हमारे पास है V2 और V1, तो यहाँ से हमारे पास जो है अब टाइम की वैल्यू निकालनी है। टाइम हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू A से लेके D तक। तो ये हम इसको लिख सकते हैं AD, वेलोसिटी हमारे पास V है, और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास आएगी AD की वैल्यू, यानी AD की वैल्यू निकाले बच्चे तो देखिए ये S हो गया, ये S हो गया, ये X हो गया, तो ये चीज निकालिए। देखो इस ट्रायंगल को आप इस तरह से कर सकते हैं, ये S, ये X, ये वाली वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में S स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, S स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कौन सी है, V1 स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर। क्लियर। तो बच्चे यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट टाइम में हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम इतना है, और ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम में, शॉर्टेस्ट पाथ अगर करना है तो वो कितना टाइम। तो जब भी न्यूमेरिकल आए तो उस टाइम में देखना शॉर्टेस्ट पाथ आया तो ये वाला टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट पाथ का है ऊपर वाला, शॉर्टेस्ट टाइम है तो आप नीचे वाला यूज करेंगे। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चे, जैसे रेन वेलोसिटी जो है, रेन की और एम्ब्रेला की प्रॉब्लम, या जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारी फिजिक्स की टर्म कहाँ कहाँ यूज हो रही है। तो कई बार आपने देखा है जब रेन हम जब बारिश हो रही होती है तो अम्ब्रेला को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकड़ना पड़ता है, वहां पे भी हमारे वेक्टर्स का जो है वो जो नॉलेज है वो यूज होती है। कैसे यूज होती है, अब इसमें देखिए कि हमारी अम्ब्रेला की दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यानी एक मैन मूव कर रहा है और उसमें अगर रेन आ जाती है तो वो किस तरह से अम्ब्रेला को होल्ड करे, ये वाली प्रॉब्लम जो है हम करेंगे। तो इसका जो टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, इसके ऊपर जो है बेटा न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो बच्चे यहाँ पर ये करने से पहले हमने जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किया था वहां पर हमने कुछ तरीके किए थे कि प्रोसीजर किया था किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो अगर याद है तो हमने कहा था कि अगर A वेलोसिटी है, B वेलोसिटी, तो सबसे पहले उनमें से एक को हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के लिए क्या है, जितनी वेलोसिटी लगाई है B ने उतनी उसकी नेगेटिव वेलोसिटी बनाते हैं, ताकि थर्ड स्टेप में वो क्या जाती है, वो तो रेस्ट में हो जाती है। और A में हम ये देखते हैं कि A विद रिस्पेक्ट टू B कितना मोशन कर रहा है। 3 प्रोसीजर हमने किए थे, अगर ये याद नहीं है तो एक बार आप पीछे वाला वीडियो ध्यान से देखिए, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए उसमें प्रोसीजर बताएगा, आपको लिखवाए गए। तो अभी हम ये करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हम ये करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए और जो मैन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको मैं एक वेक्टर क्वांटिटी OA से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए वेस्ट हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद रेन की वेलोसिटी जो है, अब हमारे पास रेन की जो वेलोसिटी है वो रेन जो जा रही है वो अपवर्ड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे हमने क्या सीखा था रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम, कि हमें एक जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको सपोज टू बी रेस्ट, उसको रेस्ट करना पड़ेगा। और रेस्ट कब होगा, रेस्ट तब होगा तो जब हम इससे जो हमारी ये वेलोसिटी है इससे अपोजिट और वेलोसिटी इतनी ही वेलोसिटी लगा देंगे। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, यानी हमारे पास ये है, तो ये डायरेक्शन जो हमारी जाएगी -v। आई गेटिंग माय पॉइंट, कि हमने जब भी रिलेटिव वेलोसिटी तो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कंसीडर करके तभी तो दूसरे की विद रिस्पेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर मैं इसको लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, VRM निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ रेन हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने इसको मैन को रेस्ट करने के लिए तो हमने क्या किया, इससे अपोजिट कर दिया। अब हमारे पास 2 वेक्टर कौन से हैं, हमारे पास बचे 2 वेक्टर हैं, V -Vm और VR।
ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट है तो मान लीजिए हमारा इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, तो ये इस तरह से हमारे पास आएगा। मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। ये रिजल्टेंट हमारे पास ये आएगा हमारे पास, बच्चे इसको डी मान लीजिए। ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये रिजल्टेंट जो है वो डिसाइड करेगा, मान लीजिए ये एंगल जो है वो एंगल थीटा, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो डिसाइड करेगी हमें अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में। हमेशा रिजल्टेंट अभी अपने बोट रिवर की प्रॉब्लम की ना, उसमें मैंने लिख रखा था बोट किस डायरेक्शन में जाएगी, बोट उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर उनका रिजल्टेंट, उन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन, तो इनका विद रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट जाएगा, वही हमारे अम्ब्रेला की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर ये ओडी है, तो इसका ये एक्शन हो गया है, या कह सकते हो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इसका रिजल्टेंट आ गया। तो इसका मतलब इससे अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो ये हमारे पास ये जो पोजीशन है बच्चे, ये पोजीशन है जहां पर हमें अम्ब्रेला को क्या करना है, होल्ड करना है। ये एंगल है थीटा। अब बात आती है कि हमारे पास हम वेलोसिटी इनके वैल्यू कैसे निकालें। तो बेटा हमने रिजल्टेंट निकाला था, पैरेललोग्राम यूज किया था, या फिर आप कह सकते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों का रिजल्ट सेम था ना। तो हाँ हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस दो वेक्टर से ए बी दोनों का रिजल्टेंट निकाला था, वो क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट निकाले वो हमें कौन सा है कि VRM जो है वो किस किस का रिजल्टेंट देगा, एक तो VR की और एक माइनस VM की। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी VRM आएगी वो किस किस का रिजल्टेंट होगी, यहाँ पर VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2VR VM cos ऑफ 90। अब cos 90 कैसे बच्चे देखिए, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा लगता है, दैट इज 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वाला फैक्टर चला जाएगा, तो हमारे पास VRM कैसे आएगी, VRM इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस में VM स्क्वायर। तो जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए अम्ब्रेला से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पर आप फटाक से फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि जो दो वेलोसिटीज दे रखी हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकाले, दैट इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिलेटिव रिजल्टेंट किसका, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेन एंड मैन, ठीक है। अब इसके बाद किस डायरेक्शन में पकड़ा जाए, जैसे मैंने अम्ब्रेला की कहा किस डायरेक्शन में पकड़ा जाए। डायरेक्शन के लिए हमने क्या निकाला था, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए था ना, डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा होता है, और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या है, ये VRM है, ये VRM को बराबर होगी, तो ये हमारे पास आएगी वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। ये हमारे पास एंगल, यानी आपका अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़ा जाना चाहिए जहां पर इन दोनों का जो वैल्यू आएगी वही आपको वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ रेशियो रादर वेलोसिटी ऑफ मैन टू द वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर बच्चे। अब इसके बाद जो हमारा फैक्टर आता है बेटा वो आता है यहाँ तक आई थिंक आज हमने जो किया है वो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रिलेटिव वेलोसिटी, और तीसरा हमने फैक्टर किया है। एक छोटी सी चीज और बता देते हैं बच्चे कि आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस तरह से करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने जब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की बात की थी तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की भी बात की थी बच्चे। इसको समझना थोड़ा कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकल वे से बहुत आसान है। तो यहाँ हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, सिंपल, एक जैसे रिजल्टेंट वेक्टर का उल्टा कर दो तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बनेगा। एक वेक्टर ने जो काम किया है वही दो वेक्टर मिलके करे ना, वो उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। जबकि रिजल्टेंट में हमने क्या किया, तो जो दो वेक्टर मिलके काम करे वही एक कर दे तो वो रिजल्टेंट हो गया। बट यहाँ अपोजिट है, जब जो काम एक वेक्टर करता है वही काम उसके दो कंपोनेंट मीन्स दो वेक्टर्स कर दे तो वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर। और वो दो वेक्टर जो स्प्लिट हुए ना, इसको स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है बेटा, स्प्लिट होगा, एक वेक्टर को दो हिस्सों में उल्टना, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर जो काम एक वेक्टर कर रहा है वही मिलके दो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप उस डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर इसके जो टू स्प्लिटिंग पार्ट है उसको क्या कहते हैं बेटा, कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से होंगे वो अभी हम देखेंगे। देखिए बेटा कि हमारे पास ये मान लीजिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन की, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी। इसके बाद देखिए मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा,
एक्स एक्सिस में हमारा क्या आई कैप, जे वाई एक्सिस में क्या होता है जे कैप। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। अगर ये रिजल्टेंट है तो अगर टोटल रिजल्टेंट देखा जाए तो वो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस में होगा, तो मैं इसको आर एक्स आई कैप लिख सकती हूँ, आर वाई जे कैप लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हमने प्लेन के अंदर, ये मैंने जब आपको शुरुआत की थी तो प्लेन के अंदर लिखा था कि ये एक्स एक्सिस में ये वाई। अब मेन चीज ये है कि मुझे आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे, अब देखिए बच्चा, यहाँ पर अगर हम देखें ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर एक्स मान लीजिए और ये हमारे पास आर वाई मान लीजिए। अगर ये आर वाई है तो ये वाला क्या है, इसको मान लीजिए ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, क्लियर। ये आपने ज्योमेट्री में कर भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा कि ये एक्स कंपोनेंट है आर एक्स, ये वाई कंपोनेंट है आर वाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक। हमें ये ट्रायंगल देखिए ओ ए बी, अगर बच्चे ये देखिए आर, ये इस साइड आर वाई है तो ये भी हमारे पास क्या होगा आर वाई होगा। अब हमारे पास ट्रायंगल देखिए बच्चे, ट्रायंगल है ओ ए बी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या तरीका होता है, जो चीज हमें निकालनी हो उसे हम रखते थे न्यूमरेटर में, और बाकी इसको जो हमें दे रखा है उसको डिनोमिनेटर में, यानी उसको ऊपर रखेंगे तो ये आ जाएगा आर एक्स बाई आर, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल में आर एक्स डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो वो हमारे पास किसके आएगा, कोस ऑफ थीटा, करके देख लीजिए, कोस थीटा के बराबर आएगा। आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, आर कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो आर एक्स हमारे क्या होगा, आर कोस ऑफ थीटा। देखिए दोबारा से बता रही, हमने क्या है एक रिजल्टेंट वेक्टर लिया है, इसका एक्स एक्सिस इस साइड, वाई एक्सिस इस साइड, और हमने ये प्रमोशन इन प्लेन में जब शुरुआत में पढ़ा था कि इस वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में इतना, वाई एक्सिस में इतना, आई कैप और जे कैप इसके यूनिट वेक्टर से इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ ट्रायंगल में हमने क्या है ओ ए बी में आर एक्स बाय आर, तो ये आ गया कोस थीटा, तो आर एक्स की वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा। दूसरी, अब इसी ट्रायंगल में देखिए बच्चे आर वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आर वाई डिवाइडेड बाय आर, ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज आर, ये बेटा सफिक्स में है तो छोटा करेंगे, आर साइन ऑफ थीटा, यानी जो वाई एक्सिस में है वो क्या होगा, आर साइन ऑफ थीटा। बच्चे ये चीज है ना आप बिल्कुल गार्ड रख लीजिए कि आपके पास वाई डायरेक्शन में क्या है, आर कोस थीटा, सॉरी वाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा और एक्स डायरेक्शन में आर कोस थीटा। कब, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक को बता देती हूँ हमेशा के लिए, जिस साइड एंगल बनाओ, जैसे देखो ये थीटा है एंगल, उसी साइड एक कोस थीटा बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जिस साइड आप क्या है थीटा बनाओ ना, उसी साइड आप कोस थीटा बनाएंगे, और उससे अपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसमें क्या करेंगे, साइन थीटा। याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक कि जिस डायरेक्शन में थीटा बन रहा है, जिस साइड के साथ थीटा बन रहा है उस साइड आप कोस थीटा रखेंगे, उसे अपोजिट साइन अपने आप ही साइन थीटा, आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। तो इस तरह से आप क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आगे जब प्रोजेक्टाइल करने वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत यूज होने वाला है। और न्यूमेरिकल पर्पज सेकेंड यूनिट में तो आप ये कह सकते हो एक टॉनिक की तरह काम करेगा, कि जहां भी आपको एंगल दिखे वहीं आप उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर कहाँ काम आता है, बर्ड मूव करता है, बर्ड जब उड़ता है तो वहां पे भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही काम आता है, जो उसकी दो विंग्स है, दो वेक्टर्स का काम करेगी। रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट उसको आगे की तरफ, तभी तो जो बर्ड है वो आगे की साइड फ्लोट कर रहा है, आगे की साइड फ्लोट नहीं फ्लाइट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है वो रिजल्टेंट कुछ आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये पंख की डायरेक्शन में बना दी बेटा, ये इस तरह बर्ड की डायरेक्शन में, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ना हो बेटा, वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होता है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये दो जो आपको फैक्टर्स है वे किस स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर पे, क्योंकि उसके दो फैक्टर्स जो है, और दूसरा ये कंपोनेंट ऑफ फैक्टर की वजह से ही वो उड़ पाता है, उसके अगर एक भी विंग ना हो तो वो उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चे आज हमने थोड़ा थ्योरी का टॉपिक किया, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स करेंगे, नए टॉपिक्स करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो प्रोजेक्टाइल वाला। इससे पहले हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन और करेंगे, दैट इज मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी की रेंज वेलोसिटी प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पास जो वेक्टर्स की प्रॉब्लम है वो हम करेंगे, और साथ के साथ हमारे असाइनमेंट का भी जो आपको देते हैं वो करते रहिए। कुछ भी दिक्कत है तो बेटा मोस्ट वेलकम,
ट्राई करेंगे तभी कुछ पता चलेगा। अगर आप सोचेंगे कि फिर कर लेंगे फिर करेंगे, तो बच्चा ये टाइम फिर से नहीं आना। क्योंकि ये जो साल जा रहा है ना लॉकडाउन में, वो आप समझ से सकते हैं कि आप कितना बड़ा, अगर नहीं पढ़ रहे तो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। एक सिंपल से यही है कि अगर आप इस टाइम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कोई और इस टाइम पढ़ रहा है, वो आप जब स्कूल खुलेंगे वो तो आपसे एक कदम आगे होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। जितना आपको करवाया जाए उसको ध्यान से कीजिए। कल मैं आपको थोड़ा सा गैप, यानी आपको थोड़ा सा असाइनमेंट टाइप दूंगी, वीडियो नहीं, जितना आपको करवाया जाए उसको ध्यान से करिए। तब तक के लिए टेक केयर, टेक कह सकते हैं टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड हैव ए गुड टाइम। थैंक यू।